नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जब बेटे ने अपनी दादा दादी को वृद्धाश्रम में देखा तो माँ बाप को सिखाया ऐसा सबक। अरे बेटा प्रमोद, तुम दिल्ली से कब आए? प्रणाम चाची जी, कल ही आया हूँ, कहकर प्रमोद अपने दोस्त की माताजी के चरण छूने लगा। आशीर्वाद देते हुए माताजी इधर उधर देखने लगी। दरवाजे पर भी देखा मगर कोई नहीं था। प्रमोद बोला, चाची जी, राम को ढूंढ रही हो। दरअसल उसे बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए वो नहीं आ पाया। अगली बार तो उसे अपने साथ लेकर ही आऊँगा। बेटे के आने की उम्मीद में मीरा जी की आंखों में तो चमक आई थी, एकदम से गायब हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर में राम के पिता राजन जी भी आ गए और तब तक मीरा जी का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। राजन जी बोले, अरे भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो? अब यही हमारी किस्मत है। जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है। मीरा जी के सामने राम के बचपन की यादें ताज़ा हो गई। उन्होंने कितनी मन्नतों से राम को भगवान से मांगा था। कभी राम को चोट लगती तो दर्द मीरा जी को होता। अपनी आंखों से एक पल के लिए भी राम को ओझल नहीं होने देती थी। आज उसी बेटे को अपने माता पिता अपने स्टेटस की नहीं लगती थी। रोहित, ऐसी तरक्की का तुम क्या करोगे जो तुम अपनी माता और पिताजी का सहारा ही उनके बुढ़ापे में ना बन सको? तुम केवल अपनी कमाई और पैसों के बारे में जानते हो। कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारी माताजी और पिताजी किस हालत में रह रहे हैं? प्रमोद ने राम को समझाना चाहा। राम गुस्से में बोला, प्रमोद, तुम मेरे दोस्त हो तो केवल दोस्त तक ही सीमित रहो। मेरे पारिवारिक मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहे इसे जी सकता हूँ। अब मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, ये तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, ये तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं। यहाँ दिन भर में इतने मरी जाते हैं। अगर उन्हें छोड़कर एक दिन के लिए भी मैं गांव चला जाऊँ तो मेरा हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं अपना कैरियर छोड़कर गांव में नहीं रह सकता, और गांव में रखा भी क्या है? माँ पिताजी को या रहने को कहता हूँ तो वह जिद पर अड़े हैं कि गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रही पैसों की बात, तो मैं यहाँ कमाता ही कितना हूँ जो मैं हर महीने उन्हें पैसे भेज दूँ। मेरा अपना भी परिवार है, उनके भी खर्चे हैं, लेकिन माँ पिताजी चाहते हैं कि उन्हें मैं हर महीने पैसे भेजता रहूँ। राम, तू डॉक्टर है और इतना पैसा कमाता है कि थोड़ा सा अपने माँ पिताजी के पास भेज तो सकता ही है ना। ना तो तू उन्हें अपना समय देता है, ना ही पैसा। उनका भी तुझसे मिलने का मन करता होगा। 1 साल हो गया तो अपने माँ पिताजी से नहीं मिला। वह भी अपने बेटे और पोते से मिलने को तरस जाते होंगे। प्रमोद यह सब बातें बोलता जा रहा था, लेकिन राम को इन बातों को सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। राम अपनी माँ और पिताजी का इकलौता ही बेटा था। हर काम को लगन से करता था और राजन जी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा और उनके काम को संभालेगा। जब राम थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन उनकी भैंस बीमार पड़ गई और राजन जी ने उसे जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर लाने को कहा। डॉक्टर जब आया तो उसने इलाज करने के लिए राजन जी से बहुत पैसे लिए। राम ने देखा कि गांव के आने जाने वाले लोग उन्हें नमस्कार कर रहे थे, उन्हें सम्मान दे रहे हैं और पैसे भी खूब मिलता है। राम ने सोचा कि अगर गाय भैंसों की डॉक्टर को इतनी इज्जत मिलती है तो क्यों ना वह इंसानों का डॉक्टर बने। राम ने उसी दिन से ठान लिया कि अब उसे डॉक्टर ही बनना है और उसने प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। मीरा नहीं चाहती थी कि राम डॉक्टर बने, क्योंकि वह जानती थी कि डॉक्टरी करके राम शहर चला जाएगा और उनसे दूर हो जाएगा। लेकिन राम जिद पर अड़ा था और उसने राजन जी को यह कहकर मना लिया कि वह डॉक्टर बनकर गांव वालों की सेवा करेगा। राम का सिलेक्शन हो गया। डॉक्टरी
पढ़ने के लिए शहर चला गया। लेकिन मीरा जी चिंता में डूब गई और कहने लगी कि अब आपका काम और ज़मीनें कौन संभालेगा। तो राजन जी बोले, उसके लिए मैं हूँ ना, तुम बस यही दुआ करो कि हमारा बेटा एक सफल डॉक्टर बने और हमारा नाम रोशन करे। राजन जी ने राम की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए इतना पैसा भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रखकर पैसे का इंतज़ाम किया और हर महीने राम के पास पैसे भेजने लगी। मीरा जी दुकान गिरवी रखने के हक भी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वे दोबारा उसे छुड़ा नहीं पाएंगी। लेकिन राम ने कहा कि वह डॉक्टर बनकर इतना पैसा कमाएगा कि उसकी माँ और पिताजी राज करेंगे। कुछ सालों के बाद राम की डॉक्टरी पूरी हो गई और उसकी एक बहुत अच्छे अस्पताल में नौकरी लग गई। राजन जी चाहते थे कि उनके बेटे की शादी उनके गांव के ही किसी लड़की से हो, लेकिन राम ने साफ साफ कह दिया कि उसने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है जो उसके साथ ही काम करती है और डॉक्टर है। राम की शादी टीना से हो गई। टीना भी राम की तरह गांव से नफरत करती थी। टीना नहीं चाहती थी कि राम के पिताजी और माताजी उसके साथ आकर रहे। मीरा जी और राजन जी ये बात जानती थी, इसलिए वे राम के घर नहीं आते थे। गिरवी दुकान को छुड़ाने के लिए जब राजन जी ने राम से पैसे मांगे तो राम ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो, दुकान को तो भूल जाओ। राजन जी ने कहा, बेटा कितनी मेहनत से खड़ी की थी यह दुकान, अगर ना होती तो हम तुझे ना पढ़ा पाते और ना ही डॉक्टर बना पाते। लेकिन राम को इन सब बातों से कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी शहर की जिंदगी में मस्त था। राम की पत्नी रीना भी एक डॉक्टर थी। जब उसका बेटा हुआ तो वह 6 महीने के बाद ही अपने बेटे को नौकरानी के पास छोड़कर नौकरी करने लगी। मीरा जी चाहती थी कि वो अपने पोते को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करे, लेकिन रीना ने तो ठान रखा था कि वह अपना बेटा इन गंवार लोगों के हाथों में नहीं देंगी। इसलिए मीरा जी और राजन जी जब भी शहर आकर अपने पोते से मिलने की कहते तो वह कोई ना कोई बहाना बना ही देती। गांव में मीरा जी अपने पोते को याद करने लगी कि राम का बेटा आर्य अब बड़ा हो गया होगा और चलने लगा होगा। इतने महीने हो गए, हमने अपने पोते की शक्ल भी नहीं देखी। राजन जी कहने लगे, हमने सोचा था कि राम यही गांव में डॉक्टरी करेगा और हमारे साथ ही रहेगा। हमारे आंगन में ही राम के बेटे की किलकारियाँ गूंजेंगी। घर का आंगन सुनसान पड़ा है। अगर राम यहाँ होता तो पूरा घर खुशियों से भरा रहता। दुकान राम ने रहने ही नहीं दी और अब इन हाथों में भी इतनी ताकत नहीं थी कि कहीं नौकरी कर ली जाए। मीरा जी और राजन जी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी। राम को जब प्रमोद ने मीरा जी और राजन जी की हालत के बारे में बताया तो वह कुछ पैसे उन्हें भेजने लगा, क्योंकि रीना मीरा जी और राजन जी को अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। लेकिन वह पैसे उनके लिए काफ़ी नहीं थे। डॉक्टर बेटे के माँ बाप अब गरीबी की हालत में रहने पर मजबूर हो गए। उनकी हालत बिगड़ती देख रिश्तेदारों के डर से राम उन्हें शहर तो ले आया, लेकिन रीना ने उन्हें अपने घर में आने से साफ इनकार कर दिया और राम से बोल दिया कि वह उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आए। देखते ही देखते मीरा जी और राजन जी की जिंदगी पूरी तरह से उजड़ गई। सोचने लगे, ये कैसी विडम्बना है कि डॉक्टर बेटे के माँ बाप वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हैं। राम का बेटा आर्य भी अब बड़ा हो चुका है और उसने भी डॉक्टर बनने का ही सोचा। राम ने उसे डॉक्टरी करने के लिए विदेश भेज दिया। राम ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर और कुछ खर्च लेकर अपने बेटे आर्य के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। जब आर्य विदेश से पढ़ लिख कर भारत लौटा तो उन्होंने उसे एक सरप्राइज के तौर पर उनका अस्पताल दिखाया, लेकिन आर्य ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं भारत में नहीं रहूँगा। वह विदेश में ही सेटल होना चाहता है। आर्य की बात सुनकर
राम और रीना दोनों जैसे सन्न रह गए। आर्य, ये तुम क्या कह रही हो? रीना बोलने लगी। हमने तो सोचा था हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे अस्पताल को आगे बढ़ाएगा, लेकिन तुमने तो हमें एक पल में पराया कर दिया। बेटा, हमारे देश में क्या बुराई है? सब कुछ तो है यहाँ पर, सभी तरह के आधुनिक सुविधाएं, लेकिन माँ, मैं विदेश में एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। अब मेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता। मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मतलब नहीं रहूँगा। मेरी कल की फ्लाइट बुक है, मुझे कल निकलना होगा। आर्य ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह दी। राम और रीना दोनों को जैसे ही काटो तो खून नहीं, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आर्य, तुम्हें सेटल करने के लिए हमने इतना बड़ा कर्ज उठाया है, अपनी जिंदगी भर की कमाई हमने दांव पर लगा दी और अब तुम हमें छोड़कर जा रही हो। क्या कमी थी हमारी परवरिश में जो तुमने हमें ये दिन दिखाया? रीना के हाथ पैर सुन्न हो गए। मेरे बेटे आर्य, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आर्य बोला, आप तो शुरू से ही मेरे बिना रह रही हैं ना। मुझे तो आपने नौकरानी आंटी के पास में छोड़ दिया था। जिस समय मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय तो आप अपने कामों में व्यस्त थी ना। तो मेरे लिए पिताजी के पास समय नहीं था और ना आपके पास, और दादा दादी को आपने कभी मुझसे मिलने नहीं दिया। अगर मेरे बिना आप दोनों का मन नहीं लगता तो आप भी वृद्धा आश्रम में जा सकते हैं, और वैसे भी दादा दादी भी तो वृद्धा आश्रम में ही रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? यह बात सुनकर जैसे रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे आर्य के रूप में उनके अपने कर्म ही उनके सामने आ गए। रीना गहरी सोच में डूब गई। इसके आगे और कुछ न बोल पाई और अपने कमरे में चली गई। राम भी आज ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि उस पर किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। आज उसे उसका दोस्त प्रमोद याद आ रहा था, जो हर पल उसे उसके कर्तव्य याद दिलाता रहता था, पर उसने दोस्त की भी कभी ना सुनी। थोड़ा संभालने के बाद राम और रीना ने फैसला लिया कि वे वृद्धा आश्रम जाएंगे। अगले दिन जब वे वृद्धा आश्रम पहुंचे तो उन्हें सामने देखकर मीरा जी और राजन जी की आंखों में चमक आ गई। माँ तो यही देखकर खुश थी कि उसे मिलने आज उसकी बहू आई है। मीरा जी और राजन जी का यह प्यार देखकर रीना शर्म से जमीन पे गड़ी जा रही थी। वह सोच रही थी कि हमने माँ पिताजी के साथ इतना बुरा किया और माँ पिताजी आज भी हमें उतना ही प्यार से बात कर रहे हैं। रीना सोचने लगी कि माफी मांगू भी तो किस मुंह से। रीना और राम मीरा जी और राजन जी के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो माँ, पिताजी हम आपके गुनहगार हैं। आज तक हमने आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज जब हम खुद उसी स्थिति में खड़े हैं जिस स्थिति में आपको लाकर खड़ा कर दिया था, तो हम आपके दर्द को समझ पा रहे हैं। मीरा जी और राजन जी की जर्जर हालत देखकर रीना और राम अपने आप को कसूरवार मान रहे थे। माँ पिताजी आप हमारे साथ ही रहेंगे, बहुत सह लिया आपने इस उम्र में। राम और रीना मीरा जी और राजन जी को अपने घर ले आए। घर आकर देखा तो सामने आर्य खड़ा था। रीना और राम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हैरान होते हुए रीना ने पूछा, पर बेटा तेरी तो आज की फ्लाइट थी। मम्मी पापा, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरी कोई फ्लाइट नहीं थी और मैं अपने ही देश में रहने वाला हूँ और यही आप सबके साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं जानता था कि आप दोनों दादा दादी को वृद्धा आश्रम में छोड़ आए हो। प्रमोद अंकल को आपसे वृद्धा आश्रम में बात करते हुए सुना था। जब आपने प्रमोद अंकल की बात नहीं मानी तो उन्होंने आकर मुझे सब बात बता दी, और जब मुझे पता चला कि मेरे दादा दादी वृद्धा आश्रम में रहते हैं तो मेरा मन दर्द से भर उठा। मैं बचपन से ही प्यार को तरसता आ रहा हूँ और दादा दादी अपने बच्चों के पास रहने को। मैं जानता था कि आप दोनों मेरे समझाने से भी नहीं समझोगे, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया ताकि आप समझ सके कि माँ बाप का बच्चों के बिना क्या हाल होता है। मैं बरसों से
अपनी दादा दादी का प्यार पाने को तरसता रहा। मेरी बरसों पुरानी इच्छा अब पूरी होने जा रही है। अब मैं अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ मिलकर प्यार से रहना चाहता हूँ। पोते की बातें सुनकर मीरा जी राजन जी पूरे नहीं समा रहे थे। रीना और राम के चेहरे पर भी आज खुशी भरी मुस्कान थी। आज आर्य को अपनी दादा दादी का प्यार मिल गया और मीरा जी और राजन जी को अपना परिवार जिसके साथ वो हमेशा रहने का सपना देखते थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।